Assalamualaikum, good evening. Welcome to the next lesson at Zilka's favorite. In the last lesson, I taught you about basically the definition of accounting and business, right? Now, in this video, I'm going to teach you about elements of accounting. So, without wasting more time, just over to the slides. So, when we start reading about elements of accounting, we have to first discuss how many important parts are over there. The first one is asset, then liabilities, expenses, revenue, and capital. These all are basic elements of accounting. Means accounting subject, accounting profession, accounting skills based on all these elements. We will start discussing them one by one. Today, we will discuss the assets. Let's see what are actually assets. An asset is an economic resource owned or controlled by entity for future benefits. Examples are building, furniture, and cash, etc. Let's make it clear. An asset is an economic resource. Asset कोई भी ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय एंटिटी जिसको कि कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो कि काम कर रहा है वो उसको ओन करती है या उसको कंट्रोल करती है मींस जो उसके हाथ में होता है ऐसा रिसोर्स जो कंपनी के पास हो और उसको वो यूज़ करके फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स अपने फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए उस रिसोर्स को यूज़ करती है. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ ऐसे क्लियर करती हूँ. एसेट कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको यूज़ करके कंपनी उससे बेनिफिट कमा सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल like I'm teaching in a class or I'm teaching in an academy or teaching in a school. Over here, the building we are using or the room we are using or the land we are using is the resource, is our economic resource. So it is an asset, right? इसी तरह जो यहाँ पे फर्नीचर पड़ा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल्स हैं चेयर्स हैं ये भी एक एसेट है राइट. तो कुछ भी ऐसा कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फैक्ट्री है वहाँ पे मशीनरी है या कोई भी बिजनेस कोई शॉप है टॉय शॉप है और समथिंग तो जो शॉप है वो भी एक एसेट है वो लैंड उसका एसेट है वो दुकान उसका एसेट है राइट. तो जो भी बिज़नेस किया जा रहा है ऑफ कोर्स उसके लिए कोई जगह का होना तो ज़रूरी है. विदाउट एनी प्लेस बिज़नेस कैसे एग्जिस्ट करेगा. जो वो प्लेस होती है वो एसेट होती है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है. इसी तरह जो वहाँ पे फर्नीचर यूज़ हो रहा होता है जो वहाँ पे मशीनरी यूज़ हो रही होती है दैट ऑल इज़ ऑल्सो एसेट. इसी तरह जो कैश होता है जो ओनर होता है उसका जो कैश होता है जो वो बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है जिससे वो बिज़नेस को रन कर रहा होता है. अब यहाँ पे अगर मेरे पास लैंड है अगर बिल्डिंग है या रूम है या फर्नीचर है ऑफ कोर्स उस पर इन्वेस्ट किया गया है. वी हैव इन्वेस्टेड द मनी ओवर देयर सो दैट कैश that money that I have invested that is also asset. And if the cash is invested किसी भी काम के लिए कुछ कैश डाला जाता है इन्वेस्ट किया जाता है टू परचेज समथिंग
तो वो भी एसेट है, तो वो भी दैट विल बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एसेट। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। फर्दर एसेट्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। There are two main types of assets. Assets can be current assets or non-current assets. Now, first of all, let's see what are current assets. Current assets क्या होते हैं? जैसे ही नाम से आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा इस टर्म से, करंट का मीन्स होता है मीन्स कुछ अभी, राइट नाउ, समथिंग। ये एक शॉर्ट पीरियड की बात हो रही होती है, तो करंट मीन्स कुछ जो अभी हो रहा हो। लेट्स रीड द डेफिनेशन। एनी रिसोर्स ऑफ बिजनेस दैट कुड टर्न इनटू कैश विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। सो बेसिकली एसेट क्या है? बिजनेस जो रन हो रहा है डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ करके, डिफरेंट एसेट्स को यूज़ करके, इस तरीके से उस एसेट को यूज़ किया जाए कि विद इन अकाउंटिंग पीरियड वो उससे कैश में कन्वर्ट कर ले। मीन्स विद इन अकाउंटिंग पीरियड वो उससे बेनिफिट हासिल कर ले, तो ऐसा एसेट होता है करंट एसेट विद इन अकाउंटिंग पीरियड। इस चीज़ को थोड़ा अंडरस्टैंड करें। करंट एसेट एक ऐसा एसेट है या एक ऐसा रिसोर्स है बिजनेस का जिससे बिजनेस बेनिफिट को अर्न करता है, अपने प्रॉफिट को अर्न करता है, फ़ायदा लेता है, अचीव करता है, लेकिन कब तक? विद इन अकाउंटिंग पीरियड। नाउ द क्वेश्चन इज दैट what is accounting period? So first let's see what is accounting period. It's a specific duration for a business to report financial performance. Mostly it's about 1 year period. तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है? जब भी बिज़नेस को रन किया जाता है, डेली बेसिस पे हम उसकी एक्टिविटीज़ को नोट करें, वी आर एंटरिंग डाटा, वी आर रिपोर्टिंग द ट्रांजैक्शंस, ऑल द एक्टिविटीज़ द अकाउंटेंट इज़ रिपोर्टिंग। But by the end of the period, the accountant has to report all the activities, all the performance to the owner, right? That period is actually the accounting period. It can be about 1 month, it can be about 3 months, it can be about 6 months, it can be about 1 year. इट डिपेंड्स कि उस बिज़नेस का क्राइटेरिया क्या है, वो किस तरीके से लेके चल रहे हैं, किस स्केल का बिज़नेस है। छोटे बिजनेसेस जो होते हैं वो मंथली रिपोर्टिंग भी हो रही होती है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द स्केल, राइट? थ्राइस अ मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स भी हो सकती है, आफ्टर 6 मंथ्स भी हो सकती है, और आफ्टर 1 ईयर भी हो सकती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस टाइप। दैट इज़ एक्चुअली अकाउंटिंग पीरियड। लेट्स गो बैक। सो करंट एसेट वो रिसोर्सेज जिसको यूज़ करके बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर लेता है, बेनिफिट अर्न कर लेता है विद इन अकाउंटिंग पीरियड। मीन्स उस पीरियड के अंदर अंदर, जो कि 3 मंथ्स, 6 मंथ्स और 1 ईयर का है। सो दैट इज़ करंट एसेट, राइट? फॉर एग्जाम्पल कैश। अब जैसे कैश है, कैश से हम कुछ परचेज कर लेते हैं, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल टॉय का बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल मार्कर्स का बिज़नेस है, स्टेशनरी का बिज़नेस है, फॉर एग्जांपल फूड का बिज़नेस है, तो किसी भी चीज़ का बिज़नेस है या कोई सर्विसेज हैं, तो कैश से परचेज किया गया और फिर उससे सेल कर लिया गया, बट विद इन अकाउंटिंग पीरियड बेनिफिट गेन कर लिया। ये नहीं कि वो साल से ऊपर हो गया और वो प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, वो सेल ही नहीं हो रही है। नहीं, जो ऑनर है उसका माइंडसेट क्या है कि वो परचेज करेगा एंड ही विल रीगेन द मनी, रीगेन द कैश विद प्रॉफिट विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। 1 साल के अंदर अंदर और 6 मंथ्स के अंदर उसने वहाँ से प्रॉफिट गेन करना है, या उन चीज़ों को सेल कर देना है, या उन सर्विसेज से
बेनिफिट ले लेना है. सो दैट इज करंट एसेट. Second example that is over here, trade receivable. Now, what is trade receivable? Let's see. Trade receivables are created when the goods or services are sold on credit to the customers. Just focus on trade receivable. Trade receivables. Trade means business. Receivables means जो चीज़ें आपको मिलनी हैं, जो अभी मिली नहीं बट आपको मिलनी है. इसी टर्म से थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि ट्रेड रिसीवेबल्स वो रिसीवेबल्स होते हैं या वो ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें द गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड. सर्विसेज और आपकी आइटम्स सेल तो हो गई, दे आर सोल्ड बट ऑन क्रेडिट, लेकिन वो सेल हुई हैं क्रेडिट पर टू द कस्टमर्स. क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब है? क्रेडिट सेल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको मार्कर सेल किए, आपने मुझे उसके लिए पे कर दिया. फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह रही हूँ कि एक मार्कर है एंड दैट इज़ अबाउट 20 रुपीज़. आपने मुझे 20 रुपीज़ दिए, मैंने मार्कर आपको दे दिया एंड दैट्स डन. ओके, ये काम हो गया. ये आपने मुझे कैश दे दिया, कैश आ गया मेरे पास, कैश भी एसेट है, राइट. और एक सेकंड कंडीशन ये है कि मैंने आपको मार्कर्स दिए, फॉर एग्जांपल उनकी प्राइस है 50 रुपीज़, लेकिन मेरे और आपके बीच में डील ये हुई है, एग्रीमेंट ये हुआ है दैट यू विल पे मी आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स. हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो एक्चुअली मेरी सेल तो हो गई है बट आई डिडंट गेट द कैश. कैश मुझे मिला नहीं बट आई विल गेट द कैश विद इन 3 मंथ्स. मेरी और आपकी डील हुई 3 मंथ्स की, तो 3 मंथ्स में मुझे कैश मिल जाएगा. तो एक्चुअली मेरी सेल हो चुकी है, मुझे वो पैसे मिल जाएंगे. कब मिल जाएंगे? विद इन अकाउंटिंग पीरियड. मेरे अकाउंटिंग पीरियड है 1 ईयर, उससे पहले ही वो पैसे मुझे मिल जाएंगे क्योंकि मेरी और आपकी डील क्रेडिट की जस्ट 3 मंथ्स की है. सो दैट काइंड ऑफ सेल इज एक्चुअली दैट क्रिएट्स ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल कौन क्रिएट करता है? क्रेडिट सेल्स. अगर कैश सेल्स हो तो दोज आर कैश, बट अगर क्रेडिट पे हो रही हो सेल्स, कंपनी क्रेडिट पे सेल कर रही है कुछ आइटम्स, तो वो कहलाती हैं ट्रेड रिसीवेबल्स और अकाउंट रिसीवेबल्स, राइट. अब आपने नोट किया होगा यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है गुड्स का. सो व्हाट इज दिस? गुड्स, दैट इज नॉट लाइक गुड और बैड, नो. गुड्स, goods, what are goods? Let's see. What are goods? Goods are items that business produces or purchases to sell to customers. Goods एक्चुअली कोई भी ऐसी आइटम और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है, बिजनेस जिसमें ट्रेड कर रहा है, बिजनेस जिसमें डील कर रहा है, जो भी बिजनेस की प्रोडक्ट होगी जिसमें वो ट्रेड कर रहे हैं उसको गुड्स बोला जाता है, राइट. जिसको वो सेल कर रहे हैं, जिसको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसको वो परचेज कर रहे हैं सेल करने के लिए, दैट आर एक्चुअली गुड्स. ओके. अब अगर यहाँ पे मेरे सामने क्लास में फर्नीचर पड़ा हुआ है, मेरे पास टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, बट ये मेरी गुड्स नहीं हैं. दीज आर माई एसेट्स, क्योंकि मैं इनको यूज़ कर रही हूँ अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए इनको यूज़ कर रही हूँ. इनको मैंने सेल नहीं करना है. मैं मार्कर से राइट कर रही हूँ, तो दैट मार्कर इज़ माई एसेट. मैं उस रिसोर्स को यूज़ कर रही हूँ अपना बिजनेस रन करने के लिए. दैट इज़ माई एसेट, दैट इज़ नॉट गुड, राइट. दैट गुड्स क्या होगा? जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल जो मेरा बिजनेस है, सपोज माई बिजनेस इज टॉय सेल, राइट. तो टॉयज़ जो मैं परचेज़ कर रही हूँ और जो मेरी कंपनी फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, आई मीन, और मैं परचेज़ करती हूँ उसको सेल करने के लिए, तो मेरा ट्रेडिंग आइटम क्या है? मेरा ट्रेडिंग गुड्स क्या है? दैट आर टॉयज़. सो दोज आर एक्चुअली द गुड्स, राइट.
So that must be clear. The difference must be clear between the goods and other items. बाकी चीज़ें जो पड़ी हैं, those are not goods. जो चीज़ें सेल करने के लिए हैं, जो ट्रेड करने के लिए हैं बिजनेस में, those are actually goods, right? Now let's get back to the topic. So second example was trade receivable. That is clear now. Third example for the current asset is bank account. जैसे कि जब बिज़नेस रन हो रहा होता है तो ओनर के पास कैश होता है, वो उस कैश को यूटिलाइज़ करता है परचेज़ करने के लिए, ताकि वो आइटम्स को सेल कर सके, गुड्स को सेल कर सके, राइट? और वो कैश को यूज़ करता है अपने एक्सपेंसेस को पे करने के लिए, जैसे उसने रेंट पे कर दिया, सैलरीज़ पे कर दी, राइट? तो लेकिन सारे का सारा पैसा उसके पास कैश नहीं पड़ा होता। The cash amount is not only the cash amount is not the money. Money can be in the shape of bank account. Mostly the major amount is in bank. Okay, so that is actually the current asset, because during the accounting period, that bank account is in flow, वो यूज़ हो रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है बैंक से, क्रेडिट डेबिट दोनों चल रहे हैं। अब ये क्रेडिट डेबिट क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स, पैसा निकल भी रहा है और पैसा अकाउंट पे जा भी रहा है। सो दैट इज बैंक करंट, बैंक इज ऑल्सो द करंट एसेट, राइट? Last example which I have mentioned over here is inventory. Now, what is inventory? Let's see. Inventory: goods or products remained unsold or left are called inventories. G. Let's suppose I have purchased some of the toys for the purpose of my business to trade, right? But unfortunately, some of them left behind. They remained unsold. सेल नहीं हो सके। जो भी मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड था, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग पीरियड था 3 मंथ्स का, बट विद इन 3 मंथ्स में उनमें से कुछ टॉयज़ को सेल नहीं कर सकी, वो बच गए, रिमेन्ड अनसोल्ड और लेफ्ट। तो क्या होगा? वो बच गए तो क्या होगा? मैं उन्हें उठा के फेंक दूँगी, उन्हें तोड़ दूँगी, या क्या हो जाएगा? क्या वो मेरी गुड्स नहीं रहेंगी? दे आर स्टिल द गुड्स, बिकॉज़ स्टिल आई हैव टू सेल देम। ऐसा तो नहीं है कि वो सेल नहीं हुई तो बस ख़त्म हो गया, उन्हें फेंक दो। नो, आई हैव टू सेल। मुझसे अभी सेल हुई, मैं अभी सेल कर दूँगी, 2 दिन बाद हो जाए, 2 दिन बाद कर दूँगी, बट आई हैव टू सेल। तो उसको हम कहते हैं इन्वेंटरीज़। जो हमारी गुड्स हमारे पास रह गई, सेल हो नहीं सकी और वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एंटर हो गई हैं। मीन्स 3 मंथ्स का पीरियड था, 3 मंथ्स में नहीं सेल हो सकी, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो एंटर हो गई हैं, वहाँ सेल हो जाएंगी, राइट? तो फिर हम उनको कहेंगे कि दोज आर इन्वेंट्रीज, दोज आर आर इन्वेंट्रीज। ओके, सो सच products or goods that are remained unsold or left, they are called basically inventories, right? So here this part, current asset, is clear. Now here you can see the current assets are also known as liquid asset. तो ये एक term current asset के लिए यूज़ किया जाता है, liquid asset. Okay, so for example, examiner or your teacher or somewhere the term is used liquid asset, then don't get confused, it is actually the current asset. Now over here we have non-current assets. So what they are? Non-current assets. So as it's clear from the term, it is something opposite to the current asset, that is non-current assets. So as I told you, in current assets, that they belongs within the accounting period, means short period. Here we have non-current asset that are actually about long term assets. Non current assets are actually long term assets. How? Let's read it. Let's read the proper definition. Any resource of business that could not turn into cash within the
accounting period. These are long-term assets. So ऐसे resources जो बिजनेस यूज कर रहा होता है, बट उनको वो उनसे प्रॉफिट अर्न नहीं करता, उनसे कैश अर्न नहीं करता एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। मीन्स ये नहीं कि अब आज परचेज किया, कल मुझे ज़रूर सेल कर देना है, या 3 मंथ्स में मुझे ज़रूर सेल कर देना है ये एसेट, ताकि मैं इससे प्रॉफिट कमा लूँ। नहीं, बहुत से ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको रीसेल करने के लिए परचेज नहीं किया जाता, रीसेल के लिए उनको नहीं बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज आई टोल्ड यू in the beginning, that the building we are using, that the land we are using for the purpose of our business, either it's a factory, either it's a building, either it's a school, it's a hospital, it's whatever the land we are using, that's actually what long term asset means, non current asset. ऐसा तो नहीं है कि आज बिल्डिंग बनाई है स्कूल के लिए, आज बिल्डिंग बनाई है हॉस्पिटल के लिए, आज फैक्ट्री बनाई है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोडक्शन के लिए, तो उसको विद इन 3 पीरियड्स या विद इन 1 ईयर जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड, हम उसमें सेल कर देंगे? नो, हमने तो वो बनाया है कि हम उससे बिज़नेस जो है प्रॉफिट अर्न करेगा, बट फॉर द लॉन्ग पीरियड उस बिज़नेस को रन करना है। सो हम उस लैंड को अपने साथ लेके चलते हैं। That land, that resource helps the business to earn profit, to get the benefit, but in the long run, it's for the long term. Okay, so that's called the long term assets. For example, let's make it clear. Here we have land and building, as I told you. Of course, machinery, furniture. अब एग्जाम्पल आपको देती हूँ, जैसे क्लासरूम है, कोचिंग सेंटर है, स्कूल्स हैं, यहाँ पे जो फर्नीचर है हमारे पास, ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने आज परचेज़ किए एंड आफ्टर 3 मंथ्स में इनको क्या सेल कर दूँगी प्रॉफिट के लिए? नो, दैट्स नॉट फॉर दैट कॉज़ एक्चुअली। दैट इज़ एक्चुअली माय लॉन्ग टर्म एसेट। मैं इसको यूज़ करूँगी बेनिफिट को अर्न करने के लिए, अपनी सर्विसेज देने के लिए। यही डिफरेंस था बेसिकली इस एसेट में और गुड्स में। ये गुड्स नहीं है जिनको मैं रीसेल करने के लिए परचेज़ किया है, ये मेरी गुड्स नहीं है, इनमें मैं ट्रेड नहीं करूँगी। ये मेरे वो एसेट हैं, ये मेरे वो रिसोर्सेज हैं जिनको यूज़ किया जाएगा फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए। सिमिलरली इक्विपमेंट्स हैं, जैसे कोई लैब है, इक्विपमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे टूल्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं। सो दोज आर ऑल्सो नॉन करेंट एसेट्स। उनको मंथली, ईयरली बेसिस पर चेंज नहीं किया जाता, उनको यूज़ किया जाता है, जो उनका एक जो लाइफ होती है उसके मुताबिक उनको यूज़ किया जाता है। देयर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स, you will get to know by the time, right? So here just see if the note, check the note. Non-current assets are also known as illiquid assets. So जैसा आपको मैंने करंट एसेट में बताया था, करंट एसेट्स को लिक्विड एसेट्स भी कहा जाता है। सिमिलरली नॉन करंट एसेट्स को इलिक्विड एसेट्स की टर्म से भी जाना जाता है, राइट? सो आई होप इट्स क्लियर नाउ, current assets and non-current assets. So just a quick revision. Elements of accounting. The first element of accounting is asset, that is economic resource, basically that the business is using to turn it into cash within accounting period or for the long term, right? So that can be current asset and non-current asset. Current asset where we are turning the resource into cash within accounting period, and non-current asset where it is not turning into cash within the accounting period. That's why they are long-term assets. So after that, just look at this cycle. अगर कुछ कन्फ्यूजन होगा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कम टू द कैश। सबसे पहले जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, वी आर इन्वेस्टिंग समथिंग ओवर हियर, द ओनर इज इन्वेस्टिंग द कैश, राइट? कैश से उसने जिस गुड में सेल करना है वो गुड्स को वो परचेज कर लेगा,
और फॉर एग्ज़ाम्पल उसने जहाँ भी बिज़नेस सेटअप करना है उसके लिए अपना एसेट बनाएगा, लैंड भी ले लेगा, फर्नीचर भी ले लेगा, प्रोडक्ट को भी ले लेगा या मैन्युफैक्चर करेगा सेल करने के लिए। इसके लिए इसको चाहिए कैश और अपना बैंक अकाउंट। इन दोनों रिसोर्सेस को वो यूज़ करेगा टू इन्वेस्ट, टू परचेज, to make his asset, right? And it is also an asset. कैश को यूज़ किया, बैंक को यूज़ किया, अपना 7 डिफरेंट एसेट्स को उसने बनाया। बनाने के बाद इसमें उसको प्रोडक्ट्स मिल गई, गुड्स मिल गई, जिसको उसने रीसेल करना है, उसने सेल किया। आफ्टर रीसेलिंग something left behind, the remaining unsold product and goods, those are called inventories. जैसे मैंने आपको पीछे क्लियर किया था, इन्वेंट्री क्या है? जो अकाउंटिंग पीरियड में सेल नहीं हुआ, अकाउंटिंग पीरियड में जिससे हम कैश गेन नहीं कर सके, वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एंटर हो गई वो गुड्स हमारी, सो दैट इज नाउ कॉल्ड, दे आर बेसिकली द इन्वेंट्री, राइट? नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या थी? अब ऐसा नहीं है कि वो अनसोल्ड हैं। अब कुछ गुड्स ऐसी हैं वो सेल तो हो चुकी हैं, लेकिन उसका कैश नहीं मिला अभी। सेल हो गई बट कैश नहीं मिला, मीन्स दोज आर बेसिकली द क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स मीन्स पैसे मिल जाएंगे बट आफ्टर सम पीरियड। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, उसके बाद वो पैसे मिल जाएंगे। इट मीन्स सेल तो हो चुकी है, सो दैट इज एक्चुअली ट्रेड रिसीवेबल्स, राइट? सो at the end of the lesson you must understand that these all are basically our assets but at different stages. Cash, the asset; bank, the asset; inventory, ठीक है, सेल नहीं हुआ बट हमारे पास पड़ा हुआ है, दैट इज आवर एसेट। ट्रेड रिसीवेबल, यस, सेल हो गया बट कैश आ जाएगा, कुछ पीरियड है, उतने पीरियड में कैश आ जाएगा, एंड दैट इज ऑल्सो आवर एसेट। So that's basically the first element of the accounting, the first base of the accounting subject that must be very clear to you. आगे सारी अकाउंटिंग इन्हीं एलिमेंट्स पे बेस करती है। ये एलिमेंट्स आपको क्लियर होंगे, then it will be very easy for you to understand the basic accounting, right? I hope the lesson is clear. Second element I will explain in the next class. Till then, take very good care of yourself. Keep practicing and please note down all the definitions. You have to learn these definitions with proper terms and keys. Okay? Take care. Allah Hafiz. Thank you so much.